एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड। और गुड न्यूज़ ये है कि आवाज़ का जो इशू था उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। होपफुली अब आवाज़ अच्छी आ रही होगी। साथ ही साथ सूचना ये देनी थी कि 11th क्लास की पॉलिटी की बुक है अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसकी जो है समरी तैयार हो रही है। तो जो है आप चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हमको मोटिवेट भी करता है, ताकि ये पता लगता है कि कितने लोग इसको देख रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा नया इशू है और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को प्रपोज किया है कि एक कैंडिडेट एक कंस्टिट्यूएंसी से ही लड़े, ऐसा आप नियम बनाइए। अब ये नियम सारे बने कहाँ हैं? ये बने हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसी से सारी इलेक्शन प्रोसेस जो है गवर्न होती है, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स का सब यहीं से क्लियर होता है, डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि रैशनल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इलेक्शन कमीशन का ऐसी रिकमेंडेशन देने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा। वन कैंडिडेट वन कंस्टिट्यूएंसी का ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 20th लॉ कमीशन ने अपनी 255th रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी थी कि सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 जो है आरपीए का, इसको चेंज किया जाए, ठीक है। अब 33 का क्लॉज 7, ठीक है, क्लॉज 7 को चेंज करने की बात हो रही है। यही वो क्लॉज है जो अलाउ करता है दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के लिए, ठीक है, कि एक पर्सन है वो दो जगह से लड़ सकता है। जैसे राहुल गांधी लड़े थे आपके जो है वायनाड से और इधर जो है अमेठी से, ठीक है। मोदी जी भी लड़े थे दो जगह से, वाराणसी से और गुजरात में वडोदरा से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दो जगह। अब देखिए क्या है यहाँ पे रीजन क्या दे रहे हैं ये, कि एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एंड एफर्ट, इलेक्शन फैटिग और हरेसमेंट इश्यूज टू द वोटर्स, ठीक है। अब जब ये 7th क्लॉज नहीं था, ये 33 के सेक्शन में जब ये क्लॉज नहीं ऐड किया गया था, तब इंसान कई सीटों से लड़ लिया करता था। उसके बाद में जब ये आया तो लिमिट हो गई 2 पे। अब बात कर रहे हैं 1 पर्सन 1 कंस्टिट्यूएंसी की, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको जरा डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम है, ठीक है। अब जैसे एक पर्सन है वो दो कंस्टिट्यूएंसी से लड़ा, ए और बी, तो कोई एक उसको वैकेट करनी पड़ेगी और जिसको वो वैकेट करेगा तो वहां पे फिर बाई इलेक्शंस होंगे। जब बाई इलेक्शंस होंगे तो फाइनेंशियल बर्डन है, पब्लिक एक्सचेकर पे बर्डन है, ठीक है। उसके बाद में मैन पावर लगती है पूरी, और फिर से पूरे रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये सब जो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, ठीक है। और वक्त तो जाता ही जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, अगेंस्ट द बेसिक एक्सियम ऑफ द डेमोक्रेसी। ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई अब जहां पे मान लीजिए बी में वो पर्सन जीता, ए में भी जीता, तो जनता ने जो है उसको ही चुना है। तो पीपल का जो मैंडेट है उसको भाई आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब फिर से वो पर्सन वहां से लड़ेगा नहीं, अब बाई इलेक्शन में कोई और लड़ेगा। जनता ने तो उसको पसंद किया था, ठीक है, उस कंस्टिट्यूएंसी में। तो ये वाली बात हो गई। तो ये डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल जो है उसका, उसके खिलाफ जाती है ये बात। इनजस्टिस टू वोटर्स, इसमें भी वही बात आ जाती है कि मतलब अब ये रिपीटेड जो इलेक्शंस हैं, रिपीटेड इलेक्शंस होंगे, इससे क्या है ना, वोटर का इंटरेस्ट भी चला जाता है कि अभी इलेक्शन हुए, अब ये फिर से बाई इलेक्शन कराने आ गए। तो आप देखेंगे कई बार जो है वोटिंग परसेंटेज जो है ना वो भी कम हो जाता है बाई इलेक्शंस में, ठीक है। तो ये सारी बात। अब देखिए इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन की मोटा मोटी 3 बातें हैं, ठीक है। पहली बात, एक तो पेनाल्टी लगाई जाए, एमएलए पे 5 लाख की और एमपीज पे 10 लाख की। दो रीजन है, एमएलए की कंस्टिट्यूएंसी भी छोटी होती है, एमपी की कंस्टिट्यूएंसी भी बड़ी होती है। और दूसरा आइडिया ये है कि भाई जो बाईपोल हो रहे हैं उसका खर्चा कुछ तो इनके सर पे आए, ठीक है। सारा का सारा पब्लिक एक्सचेकर पे ही खर्च हो रहा है, क्योंकि भाई ये आपके कारण ये सीट क्रिएट हुई है। आप जो है दो जगह से लड़े, ए और बी से, और फिर एक जगह आपने छोड़ दिया। अब यहाँ पे बाई इलेक्शन कराना पड़ रहा है, तो खर्च किसका हो रहा है? जनता का। जनता का ही तो पैसा है एक्सचेकर में, ठीक है। अच्छा दूसरा, एक एडवाइस ये भी है कि कैंडिडेट जो है वो उसको पूरी इलेक्शन की, बाई इलेक्शन की कॉस्ट जो है वो उसको बियर करनी पड़े, ये भी एक रिकमेंडेशन है। तीसरी बात ये है कि चुनाव ही ना कराया जाए, जो सेकंड हाईएस्ट वोट जिसको मिला है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाए। इससे क्या होगा? वही वाली बात है, पब्लिक एक्सचेकर पे लोड नहीं पड़ेगा, इलेक्शन मशीनरी जो है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, इजीली सेकंड पर्सन जो है रनर अप जो होगा उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अच्छी अच्छी बातें हैं जो जो है वे फॉरवर्ड में आप मेंस में अगर आए तो उसमें भी लिख सकते हैं और खुद के लिए भी समझ सकते हैं। तो इट इज द नीड ऑफ द आर टू अमेंड दिस प्रोविजन,
ठीक है। एज वी हैव सीन प्रायर टू 1996 देयर वाज नो बार ऑन द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज ए कैंडिडेट कैन कंटेस्ट। तो वही अब बात है कि 1996 से पहले तो भाई कोई बार नहीं था, ठीक है। मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसी से एक पर्सन खड़ा हो जाता था, लड़ लेता था चुनाव, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेक्शन 33 क्लॉज 7 इंसर्ट किया, जिसमें 2 कंस्टिट्यूएंसी पे मामला आ गया। तो अब भाई अब ये टाइम आ चुका है कि इसको भी एक कर दिया जाए, ठीक है, ताकि जो है पीपल का जो मैंडेट है वो डिफीट ना हो, ठीक है, जब वो सीट को वैकेट करे। सोल्यूशन यही है भाई, जब 1 पर्सन 1 वोट है तो 1 कैंडिडेट 1 कंस्टिट्यूएंसी, ये भी प्रिंसिपल होना चाहिए। तो यही वो प्रिंसिपल हैं जो डेमोक्रेसी की कोर वैल्यू के अंतर्गत आते हैं और इनको स्ट्रिक्टली अधीर करना चाहिए, ठीक है। तो इतनी शॉर्ट में बात हो गई, 5 मिनट में हम लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और सिंप्लीफाइड एग्जाम्स पे जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।